क्या है कि अभी स्टार्ट करेंगे फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल के विषय में जो पुरानी जानकारी थी वो हम लोगों ने पिछली क्लास पे ली, और इस बार पढ़ेंगे कि फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। देखो, फॉर्मिक अम्ल में वे सारे रासायनिक गुण विद्यमान हैं, वे सारे अभिक्रियाएं इसके अंदर छिपी हुई हैं जो एक अम्ल के पास होनी चाहिए। तो क्या है, बहुत सरल अभिक्रियाओं में नहीं चलते हैं। बहुत सरल अभिक्रियाओं का मतलब कोई क्षार से करवा देगा, कभी किससे अभिक्रिया करवा देगा, ये नॉर्मल अभिक्रियाओं पर बात नहीं करेंगे। ठीक ठाक अभिक्रियाएं जो पूछी जाती है उन्हीं पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या होता है, एक अभिक्रिया हम लोगों के यहाँ बहुत अधिक पूछी जाती है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। कहता है अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है और उस फॉर्मिक एसिड को आप H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हो, और जस्ट इसी के जैसी ही एक अभिक्रिया और पूछता है, कहता है कि आपके पास फॉर्मिक एसिड है और आप फॉर्मिक एसिड को गर्म करते हो। जानते हो दोनों में डिफरेंस है, वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया गया है और यहां पर फॉर्मिक एसिड को केवल गर्म किया गया है। दोनों ही अभिक्रियाओं में डिफरेंस क्या है, जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मिक एसिड को गर्म करते हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मिक एसिड को गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मिक एसिड से जल को अलग कर देता है। बेटा अगर जल को अलग करेगा तो H2O तो हो जाएगा अलग। जानते हो आपके पास क्या बनेगा, CO। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं, याद रखिएगा इसका नाम है कार्बन, इसका नाम हम कार्बन मोनो ऑक्साइड। कहता सर जी आप इसको अच्छे ढंग से क्यों नाम लिखा रहे। बेटा इसका यूज भी है, जब भी कभी हमें फॉर्मिक एसिड की पहचान करनी होती है, पहचान का मतलब आपको केमिकल भर के दे दिया गया या फॉर्मिक एसिड ही भर के दे दिया गया, आप उसको पहचानोगे कैसे कि ये फॉर्मिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड की पहचान करने के लिए भी हम इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। कहता कैसे उपयोग करते हैं, फॉर्मिक एसिड को लाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे और उसको क्या करोगे, गर्म करने से उसके अंदर कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी कार्बन मोनोऑक्साइड जब गैस निकल रही हो तो माचिस की जलती हुई तीली को लाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जलाओगे तो नीली लौ के साथ जलेगी। कौन सी गैस जलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर नीली लौ के साथ जल रही है गैस, इसका मतलब हमारा जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। कहता है सर जी और कोई दूसरा एसिड, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आप एसिटिक एसिड में ऐसा करते हो तो एसिटिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड को डालने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं निकलती है, तो वहां नीली लौ के साथ जलेगा भी नहीं। आप कहोगे बेंजोइक एसिड, इस पर भी बेंजोइक एसिड पर भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन केवल और केवल कौन से एसिड पर संभव है, फॉर्मिक एसिड पर। तो फॉर्मिक एसिड की पहचान भी ऐसे ही करते हैं। जैसे आपको भी कभी फॉर्मिक एसिड की पहचान करनी हो तो फॉर्मिक एसिड पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालो, उसे गर्म करो, जब उसके अंदर से आपको लगे कि गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा है, तो माचिस की जलती हुई तीली को उस गैस के पास लेके जाओ, नीली लौ के साथ जलने लगे, आप तुरंत समझ जाइए कि दिया गया एसिड कौन सा एसिड था, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड की पहचान भी होती है, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा अच्छे ढंग से लिखाया। हाँ, अगर आपसे केवल गर्म करने के लिए कहता है तो उस जगह थोड़ी सी अलग बात याद रखो। केवल गर्म करने पर बेटा यहां से CO2 अलग होगा। अगर CO2 अलग होगा तो साथ में कौन सी गैस बनेगी, H2। तो दोनों के कंपोजिशन अलग अलग है। कंपोजिशन कैसे अलग अलग है, आप सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हो तो जल और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, लेकिन आप केवल गर्म करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनकर तैयार होती है। तो ये दोनों ही अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, इसको तैयार रखिएगा। समझ रहे हो, जो कंडीशन जैसी दी जाएगी वो अभिक्रिया लिखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कहेगा ऊपर वाली, केवल गर्म करने के लिए कहेगा नीचे वाली अभिक्रिया को लिखेंगे। हाँ, एक और अभिक्रिया अपने यहां तैयार रखनी है। कहता है फॉर्मिक एसिड अगर आप पढ़ रहे हो तो एक अभिक्रिया आपको और आना चाहिए। कौन सी अभिक्रिया है, टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलिन अभिकर्मक, लाओ लिख देते हैं पूरा, अभिकर्मक से क्रिया। और ये बात तो बेटा पक्का याद रखो, टॉलिन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो फॉर्मिक एसिड,
और फिर टॉलिन विक्रमक का फॉर्मूला Ag2, याद है ना, सिल्वर मिरर प्राप्त होता है रजत दर्पण। होता क्या, अभिक्रिया करोगे तो जो सिल्वर का ऑक्साइड होता है, ये सिल्वर का ऑक्साइड माहिर है अपना ऑक्सीजन निकाल देने में, तो अपना ऑक्सीजन निकाल के इनको दे देगा। अब देखो इनको ऑक्सीजन निकाल के दे देगा तो ऑक्सीजन अगर इस पर हो गया ज्यादा तो ये पदार्थ दो भागों में टूट जाएगा। पहला भाग जानते हो कौन सा टूटेगा, CO2। दूसरा भाग कौन सा बनेगा, H2O। क्योंकि सर CO2 तो समझ में आया, H2 के पास ये वाला हो गया, और लास्ट में क्या बनकर तैयार हुआ, 2Ag। अब आप इसको जानते हो रजत दर्पण कहते हैं। मैं चाहे दोबारा लिख दूं इसको, क्योंकि इसको कई बार तो हम लोग लिख चुके हैं। तो फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जो रजत दर्पण बनाकर तैयार करता है। एस्टिक एसिड भी रजत दर्पण नहीं बना सकता और बेंजोइक एसिड भी रजत दर्पण नहीं बना सकता, केवल फॉर्मिक एसिड ही रजत दर्पण बनाकर तैयार करेगा। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। इस अभिक्रिया को थोड़ा सा फेमस नाम से जानते हैं, हालांकि हाई स्कूल में क्लास 10th में भी आपने शायद इस अभिक्रिया को पढ़ा हो, एस्टरीकरण। हाई स्कूल में भैया दो अभिक्रियाएं बहुत फेमस रहती हैं, एक तो एस्टरीकरण, दूसरा निर्जलीकरण। ये दोनों एक दूसरे के साथ जरूर पूछाते हैं कि एस्टरीकरण क्या है, निर्जलीकरण क्या है। एस्टरीकरण होता क्या है, आप हमेशा के लिए भी इस बात को याद रख सकते हो। कहता है एस्टरीकरण क्या होता है, तो हम बताते हैं। हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम उस कार्बोक्सिलिक एसिड में किसको मिला देते हैं, एल्कोहल को, और एल्कोहल को मिलाकर कुछ बूंदे डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की और फिर गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में दो पदार्थ बनते हैं। सबसे पहला पदार्थ तो बनकर तैयार होता है जल, तो जल को मैं वाटर लिखे देता हूं, और दूसरा पदार्थ बनकर तैयार होता है ईस्टर। और इस पूरी अभिक्रिया को कहा जाता है एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। तो ये बात दोबारा ना बतानी पड़े, कभी कभी इतना कुछ अभिक्रिया में नहीं पूछता है, कहता है एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, बेटा ये लिखा हुआ है। अब इसी को देखो मैं पढ़ के कैसे बनाता हूं। एस्टरीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान या इस अभिक्रिया से जल तथा ईस्टर का निर्माण होता है। क्योंकि इस प्रोसेस में ईस्टर का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया का भी नाम क्या है, एस्टरीफिकेशन, या हिंदी में अगर पढ़ना चाहो एस्टरीकरण। समझ पा रहे हो। और कभी आपसे आगे भी एस्टरीकरण किसको कहते हैं, तो भैया यही चीज बता करके आओ। जो जो चीजें आपके सामने लिखे देखो यहां से, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ, एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं तो जल और ईस्टर बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ईस्टरीकरण, या जल और ईस्टर बनता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ईस्टर का निर्माण होता है, हम इसको ईस्टरीकरण भी कहते हैं। अब ये भी है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराया जा सकता है। क्योंकि हमारा आर्टिकल आज के दिन फॉर्मिक एसिड है, और केवल इसलिए हम फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया लिखेंगे। आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझ पा रहे हो ना, COOH वाला। कोई भी एसिड लेके आओ, अभिक्रिया कराओ, कोई समस्या नहीं है। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में लिए लेता हूं, देखो फॉर्मिक एसिड को। कहेगा एल्कोहल क्या ले सकते हो, तो बेटा कोई भी एल्कोहल ले सकते हो। मेथिल एल्कोहल से लेकर एथिल कोल, मेथिल को ले लेते थे। H2SO4 की प्रेजेंस में आप इसको गर्म करने वाले हैं। वैसे गर्म का टेम्परेचर याद रखना तो 160 डिग्री सेल्सियस, नहीं याद करना चाहते ठीक है, गर्म कर दिया गया। अच्छा, गर्म करने पर जानते हो क्या होता है, ये H इसके OH को लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर H OH को लेकर अलग हो जाएगा तो वो कह रहा था पहले कि जल तो पक्का बनेगा। और दूसरा मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे पास जो भी पदार्थ बचा उसको लिख दीजिए, HCOOCH3, HCOOCH3।
इस प्रकार के बने पदार्थों को एस्टर या ईस्टर कहते हैं। पूछेगा एस्टर कहते हो तो ऐसे पदार्थों को, लेकिन इसका नाम क्या है? तो भैया जरा ध्यान रखना, कार्बन एक है, मेथिल और फॉर्मिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, इसलिए फॉर्मेट। तो इसका नाम है मेथिल फॉर्मेट। तो नाम भी तैयार रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका नाम तो जानते हो ना, मेथिल एल्कोहल। अभी भी नाम ना पता हो तो भैया हम लिख दे दोबारा से इसका नाम। एक और अभिक्रिया को तैयार रखो फॉर्मिक एसिड में, अमोनिया से क्रिया। अगर आपको रिएक्शन करवानी हो अमोनिया से तो इस अभिक्रिया को भी तैयार रखें। तो लिखते हैं अमोनिया से कैसे अभिक्रिया होगी। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। अभिक्रिया किससे होनी है? अमोनिया से। अब पूरा डिटेल में नहीं चलेंगे कि ये दोनों अभिक्रियाएं कैसे करते हैं, बस इतनी बात समझेंगे कि NH3 इस H के साथ आके जुड़ जाएगा। अगर HCOOH के साथ NH3 को जोड़ दिया जाए तो जानते हो क्या बनेगा? HCOONH4। भैया H तो इसका मिल गया तो NH3 बन गया NH4। जानते हो NH4 का नाम तो अमोनियम, और बेटा इस कंपाउंड को फॉर्मिक अम्ल से टूटे हुए भाग से बनाया गया है, तो अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट। अच्छा, अमोनियम फॉर्मेट में यह विक्रिया आप कंप्लीट भी करवा चुके हो? क्योंकि सर जी हमें तो याद ही नहीं, याद आएगा। इसको केवल अभी गर्म करना है, और जब गर्म करोगे तो इससे अलग होगा जल, और जल जानते हो 2 H को लेगा, 1 O लेगा। क्या बनेगा उसको देखते हैं। HCONH2। HCONH2। इस कंपाउंड को और कोई पूछे क्या कहते हैं तो नाम याद रखिएगा, फॉर्मेमाइड। अब हमने इसको और भी गर्म किया, इफेक्ट नहीं पड़ रहा था कुछ, हमने और भी गर्म किया, कोई प्रभाव नहीं किया, तो हमने कहा कि एक काम करो, फिर इसको गर्म करो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब हम इसको P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करोगे तो फिर से इससे जल अलग हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक है, सेम उसी प्रकार से P2O5 भी एक निर्जलीकारक ही है। और ये जल अलग करेगा जानते हो, ये O और 2 H लेके निकल जाएंगे। अगर H2O को अलग कर दिया बेटा, जानते हो क्या बचने वाला है? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या इसका नाम लिखने लायक है इसका, कि लिख लोगे? देखो आसान है, और नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन क्या करना है कि जब एग्जाम में आपको नंबर लिखने पड़े या नाम लिखने पड़े, आप थोड़े से ये हल्के कंपाउंड को छोड़, हल्के का मतलब जल जैसे है, CO2 गैस वगैरह आ जाए उसके नाम छोड़ना, बाकी केमिकल के आप नाम वहां लिख करके आना, ज्यादा अच्छा रहेगा। उस समय नाम आप लिखोगे, देखने में अच्छा लगेगा, सारे कंपाउंड के नाम लिखे होंगे, अभिक्रिया भी देखने में ठीक लगती है। तो रासायनिक गुणों में तो आपको केवल इतने तैयार रखने हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। एक आधा जो रासायनिक गुण बचा भी है उसको उपयोग में करवा दे, सॉरी उपयोग में नहीं, परीक्षण में करवा देंगे। अभी आ जाते हैं और पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड के रासायनिक गुणों के बाद कि उपयोग क्या क्या है फॉर्मिक एसिड के। बेटा मैंने कुछ उपयोग तो लिख ही रखे, इनमें से पहला लिखा है फलों के परिरक्षण में। परीक्षण का मतलब जानते हो, किसी पदार्थ को खराब होने से बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं परिरक्षण। और परिरक्षण शब्द का प्रयोग तो तब करते हैं, देखो लोहे को खराब होने से बचाने के लिए भी तो आप पदार्थों का प्रयोग करते थे, लेकिन उस घटना को परीक्षण मत कहिएगा। परिरक्षण का नाम केवल तभी लिया जाता है जब खाद्य पदार्थों, खाने पीने की चीजों को खराब होने से बचाना हो। तो फॉर्मिक एसिड खाद्य पदार्थों को, खाने पीने की वस्तुओं को खराब होने से क्या कर लेता है? बचाता है। तो मैंने लिखा है फलों के क्या करता है? परिरक्षण। तो ये किसको खराब होने से बचाता है? फलों को खराब होने से बचाता है। अगला नंबर है, कहता है रबड़ के स्कंदन में। स्कंदन का मतलब जानते हो ना, क्या जानते हो? रबड़ स्कंदन पूरा चैप्टर में हम लोगों ने कई बार पढ़ा था। रबड़ मैंने बताया भी था, रबड़ जो है वो एक प्रकार का लिक्विड होता है, गाढ़ा चिपचिपा द्रव, और उस गाढ़े चिपचिपे द्रव का
स्कंदन कराते हुए हम लोग प्राप्त करते हैं रबड़, और फिर उसमें सल्फर और ना जाने कौन कौन सा केमिकल मिलाकर उसको रबड़ को क्या करते हैं, मजबूत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो स्कंदन आप क्योंकि समझते हैं, बहुत ज्यादा इस पर नहीं पढ़ाई करेंगे। तो फॉर्मिक एसिड रबड़ का क्या करा देता है, स्कंदन। पूछता रबड़ का स्कंदन फॉर्मिक एसिड क्यों करा देता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में भी तो डबल आयन होते हैं। रबड़ होती है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, तो इसका धनावेशित आयन रबड़ के कणों को क्या कर देगा, स्कंदित करवा देगा। कहता है कपड़ों की रंगाई में भी बेटा फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जानते हो फॉर्मिक एसिड कपड़ों की रंगाई, कपड़ों जो रंग का घोल होता है, रंग का घोल भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। और जब आप फॉर्मिक एसिड को मिलाते हो और फिर कपड़े को डुबाते हो तो होता क्या है, फॉर्मिक एसिड रंग के कणों को कपड़े की सतह पर अधिशोषित कर देता है या स्कंदित कर देता है, चिपका देता है। और क्योंकि रंग के पार्टिकलों को फॉर्मिक एसिड कपड़ों की सतह पर चिपका देता है, देखो हम सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहन के रखे हैं, तो ये उसी प्रक्रिया में यूज में आता है। कहता है औषधियों के निर्माण में, हाँ कई औषधियां भी हैं जो फॉर्मिक एसिड के थ्रू बनाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है, कहता है चमड़ा उद्योग में भी, चमड़े की सफाई में भी फॉर्मिक एसिड का यूज करते हैं। आपके यहाँ से जो चमड़ा होता है जानवरों की खाल से बनता है और इसको कई चरणों से गुजरना पड़ता है, तब ये चमड़ा यूज लायक बनता है। और उन चरणों में चमड़े की जब सफाई हो रही होती है तो फॉर्मिक एसिड का भी यूज होता है। कहता है पूर्तिरोधी के रूप में, पूर्तिरोधी का मतलब जानते हो ना, पूर्तिरोधी का मतलब होता है छोटे छोटे बैक्टीरियाओं को समाप्त करने की क्षमता इसमें। और छोटे छोटे बैक्टीरिया वो भी, कहता है छोटे छोटे बैक्टीरिया तो दो प्रकार से समाप्त होते हैं जो मेरा अंदाजा है। एक छोटे बैक्टीरिया को समाप्त करता है जिसे बॉडी पर लगा सकते हैं, जैसे डेटॉल। आप उससे ना, आपको सर डेटॉल क्यों बता रहे हो बेटा, केवल इसीलिए बता रहे कैसे उसको आपने देख रखा है, बाकी आपने प्रतिरोधी जल्दी से देखे नहीं है। और एक और है जो बैक्टीरिया को मारता है, उस केमिकल को कहते हैं फिनॉल या फिनॉयल। जानते हो उसको बॉडी पर नहीं लगा सकते, तो ध्यान रखो दद्दू हरो, जो रासायनिक पदार्थ बैक्टीरिया को मारता है वे सारे पदार्थ पूर्तिरोधी नहीं होते। पूर्तिरोधी तो उन पदार्थों को कहते हैं जो बैक्टीरिया को मारता भी हो, इन्फेक्शन को रोकता भी हो और ह्यूमन बॉडी पर यूज किया जा सके। ह्यूमन बॉडी का मतलब अपने शरीर पर भी उसको लगा सके, यूज उसका कर सके, उनको कहते हैं पूर्तिरोधी। जो बैक्टीरिया को मारे, संक्रमण को रोके, इन्फेक्शन को रोके, लेकिन ह्यूमन बॉडी पर यूज न किया जा सके, उसको कहते हैं संक्रमण रोधी, डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रामी। तो विसंक्रामी, डिसइंफेक्टेंट या संक्रमण रोधी का काम करता है फिनॉयल, क्योंकि उसको आप शरीर पे नहीं लगा सकते। और पूर्तिरोधी का कार्य करता है डिटॉल, और अंग्रेजी में पूर्तिरोधी को कहते हैं एंटीसेप्टिक। तो ध्यान रखना, तो इसको पूर्तिरोधी, इसका मतलब ये बॉडी पर यूज किया जा सकता है। पता लगा सर जी ने कहा था संक्रमण खत्म करना है तो तुम फिनाइल से नहाए पड़े हो, कहते आप फिनाइल से भी नहाएंगे भैया। तभी देखा हो फिनाइल क्या शरीर पर यूज करने के लिए, दीवारों पर, फर्श पर और दीवारों पर यूज करें। कहता अगर बॉडी पर यूज करेंगे तो क्या करेगा, मानव शरीर बना होता है छोटी छोटी कोशिकाओं या सेल से, कोशिकाओं को सेल कहते हैं। और ये जो विसंक्रामी होता है, संक्रमण रोधी होता है, फिनॉयल होता है, ये मानव की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है, इसलिए उसको बॉडी पर नहीं लगा सकते। पूर्तिरोधी मानव शरीर की सेल्स को डैमेज किए बिना बैक्टीरिया को मारता है, ये अच्छा ठीक है। आयोडीन टिंचर भी एक प्रकार का देखा जाए पूर्तिरोधी है। फिलहाल फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे थे, तो फॉर्मिक एसिड भी एक प्रकार का पूर्तिरोधी है। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और फिर इसके बाद ये पढ़ते हैं कि फॉर्मिक एसिड का परीक्षण कैसे करेंगे। बाई चांस कल के दिन अगर आपको फॉर्मिक एसिड दे दिया जाए, आप कैसे जानोगे कि ये एसिड फॉर्मिक एसिड है? तो कहोगे सर जी हमको लिख के दोगे तो जान पाएंगे, ना लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको मिटाते हैं, फिर फॉर्मिक एसिड की पहचान करते हैं। हटा दिया जाए, फॉर्मिक एसिड के परीक्षण को पढ़ लेते हैं। आपके साथ घटना क्या हुई, ये है बेटा परख नली।
और परख नली पर यहां तक आपको भर के दे दिया गया एक केमिकल, और इस केमिकल के विषय में ये इंफॉर्मेशन केवल और केवल मेरे पास है, आपके पास नहीं है अभी, कि दिया गया केमिकल फॉर्मिक अम्ल है। आपको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ये अम्ल भी हो सकता है। आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये कौन सा केमिकल है? जैसे मैंने बता भी दिया कि बेटा चेक करो कि ये फॉर्मिक एसिड है कि नहीं है। ये मुझे केवल मालूम है कि ये फॉर्मिक एसिड, लेकिन आपको नहीं मालूम है। आप फॉर्मिक एसिड के लिए टेस्ट कैसे करोगे, या आप फॉर्मिक अम्ल की पहचान कैसे निकालोगे? एक बच्चा कहता है कि इसको पी लेंगे और तुरंत जान जाएंगे कि इस स्वाद में खट्टा है और फॉर्मिक एसिड है। बेटा फॉर्मिक एसिड को सबसे पहली बात तो याद रखने लायक है, पी नहीं सकते आप। एसिड फैमिली में मेनली 2 कंपोनेंट को आपको पढ़ना होता है, मेनली फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। हालांकि बेंजोइक एसिड में भी इसमें आता है, लेकिन अभी फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की बात करते हैं। आप फॉर्मिक एसिड को नहीं पी सकते हैं, एसिटिक एसिड को पिया जा सकता है, वो भी डाइल्यूट स्टेट में। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा एसिड कम। तो ये तो बिल्कुल भूल जाना कि अगर कोई बच्चा आपसे कहे फॉर्मिक एसिड की पहचान हो जाएगी, पी कर देख लेंगे, पी नहीं सकते, और पियोगे तो ये त्वचा को क्या कर देगा, जला देगा। और कभी भी किसी भी एसिड या केमिकल की पहचान उसे पी करके नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखो अपने दिमाग में। कोई भी केमिकल कह दे, शरबत थोड़ी है घर का कि पहचान करनी है मीठा है कि कम मीठा है कि ज्यादा मीठा है, पी करके कर लिया। केमिकल की पहचान है। तो फॉर्मिक एसिड की पहली पहचान देखो कैसे होगी। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस जानते हो ना, 2 प्रकार का आता है। एक तो लिटमस आता है पेपर के फॉर्म में, आपको स्ट्रिप्स मिलेंगी पतली पतली, पेपर के फॉर्म में होगा। आप जैसे इस पे डुबाओ, नीले कलर वाला लाना, और नीले कलर वाला लिटमस में जैसे ही डुबाओगे उसको कैसा कर देगा, लाल कलर कर देगा। ये पहचान है कि फॉर्मिक एसिड हो सकता है। जानते हो, कंफर्म नहीं कहना कि फॉर्मिक एसिड है। रीजन है कि अन्य एसिड भी ऐसा कर सकते हैं। एसिटिक एसिड भी नीले को लाल कर सकता है। तो पहली पहचान का तरीका जो है, कुछ मात्रा में कंफर्म है कि हो सकता है फॉर्मिक एसिड हो। दूसरी पहचान है, लेकिन ये परीक्षण जो लिखा है आपके सामने, ये मेरे ख्याल से इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता है कि आप इस परीक्षण से केवल फॉर्मिक एसिड जान जाओ। इस परीक्षण से एसिड की पहचान हो जाती है। अब हम ये जान गए कि हमको क्षार वगैरह का टेस्ट नहीं करना है, हमको केवल और केवल किसका टेस्ट करना है, एसिड का। और एसिड भी अपने कोर्स में कितने हैं, 3, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो नीले लिटमस पेपर को डुबाते ये बात तो कंफर्म है, लाल होते हैं, कि ये एसिड है। अब एसिड में बहुत सारे एसिड तो अपने यहां ही नहीं, तो मुझे क्या पता लगा कि या तो फॉर्मिक एसिड होगा, या तो एसिटिक एसिड होगा, या बेंजोइक एसिड होगा। तो अब उसके लिए कंफर्म करते हैं कि ये एसिटिक एसिड ना होना चाहिए, बेंजोइक एसिड ना होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड कैसे होगा, H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब आप इसमें थोड़ी सी बूंदें किसकी मिलाओगे, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर, आपने मिलाकर इसको गर्म किया, गर्म करने पर कार्बन, ऐसा लिख लो, प्राप्त कार्बन मोनोऑक्साइड को जलती हुई लौ में रखने पर लौ का रंग नीला हो जाता है। अब तुम कहोगे सर जी ये बात तो अभी आपने बताई थी बेटा, बिल्कुल नहीं बताई थी मैंने।
H2SO4 मिलाकर गर्म करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और आप उस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास माचिस की तीली को जलाना लेके जाओगे। माचिस की तीली वैसे कौन से कलर के साथ जलती है? पीले, लाल पीले। और लेकिन इस पर लेके जाओगे तो कैसे कलर के साथ जलेगी? नीले रंग के। आसान से पहचान हो जाए पाएगी इस बात की कि फॉर्मिक एसिड हमारे पास था। एसिटिक एसिड में ये काम नहीं होगा। कहता सर जी क्या और भी कोई तरीका है जिससे आप इसको बता सकते हो कि ये दिया गया एसिड एसिटिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड है? बिल्कुल सही है। देखो ऐसे ले लेते हैं, यौगिक। कहोगे सर यौगिक का मतलब ये फॉर्मिक एसिड, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा फॉर्मिक एसिड क्यों नहीं लिख रहे हो? अभी हमको पता नहीं कि ये फॉर्मिक एसिड है कि नहीं है, तो हम इसको केवल क्या लिखेंगे? यौगिक। इसमें से मैंने क्या मिलाया? NaOH, और फिर मैंने इस पर क्या मिलाया? FeCl3, फेरिक क्लोराइड। जानते हो मिलाने पर क्या होता है? विलयन का रंग लाल हो जाता है। तो एक बात ये भी कंफर्म है, अगर फॉर्मिक एसिड आपके पास केमिकल दे दिया गया तो उस केमिकल पर आप पहले क्या मिलाओगे? NaOH, और NaOH के बाद उसमें क्या मिला दोगे? फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड के मिलाने पर विलेन का रंग अपने आप कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ये इस बात को कंफर्म कर देगा कि दिया गया जो केमिकल हमें था वो ये केमिकल फॉर्मिक एसिड ही है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है फॉर्मिक एसिड का एक परीक्षण रासायनिक अभिक्रिया देकर समझाइए, तो भैया रासायनिक अभिक्रिया भी कैसे लिखनी है इसको भी ध्यान दो। यौगिक लेना, यौगिक का मतलब सबसे पहले क्या ले लेना है? फॉर्मिक एसिड। उस पर क्या मिलाना है? NaOH। क्या कोई बच्चा इस अभिक्रिया को अभी कंप्लीट कर पाएगा? अम्ल है, क्षार है, जल और लवण बनेगा, तो ये H और ये OH मिलकर क्या बना डालेगा? जल, और कहेगा लवण बनाओ, तो भैया लिखो लवण का फॉर्मूला HCOO Na। अच्छा इसके बाद मालूम है आपको क्या मिलाना था? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड पीले रंग की बोतल में, बोतल सफेद रंग की होगी, पीले रंग का भरा रखा होगा। देखना आपने यहाँ टेबल जो रखी है लैब में, उसमें से पीले रंग की केमिकल भरा होगा। दूसरा कलर मत ढूंढना, पीले कलर वाला केमिकल ढूंढ लेना। उन्हीं को ऐसा मत देखना कि पीले कलर का दिखाई नहीं दिया कि पलट दिया इसमें। ये भी लेना पीले कलर के हो सकता है एक से ज्यादा बोतलें हो, तो फेरिक क्लोराइड उसमें से कौन सा है? क्या कोई बच्चा ऐसा बता सकता है? क्या लगता है Na किससे अभिक्रिया करेगा? तो ये भी तो बता सकते हो। क्या अकेला Na3Cl से अभिक्रिया कर सकता है? नहीं। कितने Na चाहिए? तो हम 3N यहां से गुना कर लेंगे। 3Na 3Cl से अभिक्रिया कर लेगा तो बना लेगा 3Na। बेटा अब देखो खतरनाक चीज, HCOO कितनी बार है? 3 बार। और Fe कितनी बार है? 1 बार। HCOO का होल थ्राइस Fe, इसी का रंग लाल होगा। तभी लास्ट में विलेन का कलर कैसा हो गया था? लाल हो गया था। यह फॉर्मिक एसिड की सबसे अच्छी पहचान का तरीका है, जिसमें से अभिक्रिया भी आप लिख पाते हो, सारी चीजें बता पाते हो। एक काम करो, इसको नोट करो फिर भैया। एसटी कब हीटिंग डाल दिया है ना? ठीक है, देखो भाई लिखा है मैंने। देखो अब क्या है कि अगर एसिटिक एसिड को पढ़ना चाहते हैं तो जरूरी है, सबसे पहली बात है एसिटिक एसिड को बनाया कैसे जाए। हालांकि एसिटिक एसिड को बनाने के बहुत सारे प्रक्रम हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में कैसे बनाकर तैयार किया जाए। देखो एसिटिक अम्ल को बनाने का एक प्रोसेस तो हम लगभग सबके घरों में होता है, देहात क्षेत्रों में तो सबके यहाँ होता है, शहरों में हाँ सिरका। जानते हो गन्ने के रस को लाते हो और गन्ने के रस को एक डिब्बे में भर के वहीं धूप में रखाते हो। टेम्परेचर जो है वो 35 से 25 के बीच में रहता है और सिरका बनता है। लेकिन क्या है कि पहला काम ये है एसिटिक एसिड को प्रयोगशाला में बनाया जाए। तो क्या कहता है, प्रयोगशाला में जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में आप एथिल अल्कोहल को डालते हैं
तो एसिटिक अम्ल बनता है। अब एसिटिक अम्ल कैसे बनता है इसको याद रखना। देखो मैं यहां से विक्रिया लिखना स्टार्ट करता हूं। बेटा एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला तो या तो C2H5OH लिख लो और या तो लिख लो CH3CH2OH। याद रखना इसको। किसकी उपस्थिति में गर्म करना है? K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में। H2SO4 पूरा मत लिखा करो, जानते हो ना, इच्छा हो लिख दो, नहीं तो मत लिखो उसको। अच्छा ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नवजात ऑक्सीजन। इसको कहते क्या? लिख लो भैया यहां। ये नवजात ऑक्सीजन देखो करता क्या है, इस H2O को तो पहले हटा देता है। अगर बेटा H2O को यहां से हटा दोगे क्या बचेगा तुम्हारे पास? CH3C, ये तो हट ही गया था, तो H और लास्ट में O। जानते इसका नाम क्या है? एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर लेकिन आप तो माने ही नहीं। क्यों नहीं माने? आपने तो इसका एक बार और ऑक्सीकरण करवा दिया। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक को मत बदल देना आप। जो पता लगे उत्प्रेरक बहुत याद कर रखे हैं और पहली बार में दूसरा उत्प्रेरक, दूसरी बार में उत्प्रेरक चेंज कर दिया, ये बिल्कुल मत करना। क्यों? एक बार उत्प्रेरक अगर बर्तन में ये डाल दिया गया तो वही उत्प्रेरक का ऑक्सीकरण करवाता रहेगा। अब ऑक्सीकरण कराएगा, नवजात ऑक्सीजन इसको दे देगा, देखो क्या बनेगा? CH3COO और H, और इस प्रकार से बनकर तैयार होगा एसिटिक एसिड। तो एक तो ये विधि हो गई जिसमें से आप प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड को निर्मित कर पाओगे। अब दूसरी विधि, और ये विधि भैया इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। जैसे एक विधि आती है इंपॉर्टेंट होती है, फिर एक विधि आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से है। कहता है कौन सी विधि से बना सकते हो? किण्वन, या इसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये वही है गन्ने के रस से बनाने वाला। चलो किण्वन विधि पर यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेटा लिखेंगे किण्वन को हम। जैसे कोई बोले किण्वन क्या चीज है, तो भैया हम कहेंगे क्या चीज है, तो उसके विषय में क्या लिखेंगे? देखो नाइट्रोजन युक्त सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में। एक तो किण्वन प्रक्रिया होती है छोटे छोटे जीवाणुओं की प्रेजेंस में, और वो छोटे छोटे जीवाणु जो है वो कौन सा कंपोनेंट कंटेन करके रखते हैं? अपने अंदर नाइट्रोजन रखते हैं। इसीलिए बताएगा नाइट्रोजन युक्त तो सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का जटिल कार्बनिक यौगिक जानते हो? जिनमें बहुत सारे कार्बन हो, बहुत सारे हाइड्रोजन हो, बहुत सारे ऑक्सीजन हो, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाना। सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाना, यौगिकों में बदल जाना किण्वन कहलाता है। एक तो किण्वन पर यह बात को तैयार रखो। पूछता है फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन क्या होता है, तो बताओ। हमारे पास जटिल कार्बनिक यौगिक थे और वो जटिल कार्बनिक यौगिक आसानी से डिकम्पोज नहीं हो रहे थे, अपघटित नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि नाइट्रोजन युक्त जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन जटिल कार्बनिक यौगिकों का आसानी से अपघटन करा देते हैं, आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं।
तो जटिल कार्बनिक यौगिकों की प्रेजेंस में ये जो अपघटन है, इसी अपघटन को आप क्या कहते हो? किण्वन। अभिक्रिया देखो कैसे लिखेंगे बेटा, आप गन्ने की शर्करा से ही तो बनाकर तैयार करते हो क्या सिरका? देख लो भैया, गन्ने की शर्करा का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और C12H22O11 जो होता है, हम इसको सबसे पहले कहां घोलते हैं? जल में। अगर आप रासायनिक रूप से विक्रिया करवा रहे तो अम्ल की उपस्थिति रख दो, आप यहां पर अम्ल की उपस्थिति भी रख सकते हो, और आप चाहते हो तो इस जगह पर एक और काम कर सकते हो, इन्वर्टेज नामक एंजाइम का भी प्रयोग कर सकते हो। इन्वर्टेज ये एक एंजाइम का एक प्रकार का उत्प्रेरक है ये भी, और ये इस शर्करा के सूत्र को दो भागों में तोड़ देगा, C6H12O6 C6H12O6। कभी कभी बच्चा पूछता सर ये इस प्लस आयन का अर्थ यहां पर क्या है? एस प्लस आयन का मतलब है पुराना सिरका आपके यहां रखा है, उस पुराने सिरके पर एक काम करो, लकड़ी के छीलन को ले लीजिए। लकड़ी के छीलन को जानते हो? हाँ, बुरादा तो बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा। लकड़ी के पतले पतले स्लाइड्स को ले लीजिए, पुराने सिरके पर भिगो दीजिए, 4 दिन पड़ा रहने दो। तो क्या होगा? बैक्टीरिया जो होंगे या वो जो नाइट्रोजन युक्त तो सूक्ष्म जीवाणु थे वो आ जाएंगे उस लकड़ी पर, और उसी लकड़ी को इस गन्ने के रस के साथ क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। क्योंकि सर जी इससे क्या होगा जानते हो? डिकम्पोजिशन की विक्रिया करवाना किसको है? नाइट्रोजन युक्त तो सूक्ष्म जीवाणुओं को। पुराने सिरके में भीगी हुई लकड़ी नए गन्ने के सिरके में रस में डाल दिया जाएगा तो यहां भी बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, और वो बैक्टीरिया उस गन्ने के रस को तुरंत फर्मेंटेट करवा देंगे, तुरंत फर्मेंटेशन करवा देंगे, अर्थात उसको तुरंत सिरके में बदल देंगे। क्योंकि बैक्टीरिया देखो आप तो बदलने वाले नहीं रहे, बदलेगा कौन? वो नाइट्रोजन युक्त तो सूक्ष्म जीवाणु। तो जो काम नाइट्रोजन युक्त तो सूक्ष्म जीवाणु कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये चाहिए कि जो आपने गन्ने का रस रखा है इसमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन युक्त तो सूक्ष्म जीवाणु रहें। अपने मन से तो आना कठिन है। कठिन कैसा है? अगर तुम केवल गन्ने का रस भर के रख दोगे तो उसमें नाइट्रोजन युक्त तो सूक्ष्म जीवाणुओं को बनने में, क्रिया करने में टाइम लगेगा, और सिरका धीमी गति से बनेगा। और जो तुमने पुराने सिरके में भीगी हुई लकड़ी को निकाला है तो बहुत सारे बैक्टीरिया उस लकड़ी में है। जैसे इस नए वाले गन्ने के रस में डाला तो सारे बैक्टीरिया यहां फैल गए इसमें, और इसको जल्दी से ही फर्मेंटेट करवा दिया, जल्दी से ही इसका किण्वन करा दिया, और वो जो गन्ने का रस था वो तेजी से सिरके में बदल गया। तो जानते हो सिरके को बदलने की स्पीड जो है वो तेज करने के लिए तुमको क्या करना है? लकड़ी के छीलन को गन्ने के पुराना जो सिरका है उसमें डालना है, 4-5 दिन पड़ा रहने दो, वो उठाकर फिर इसमें डाल लेना है नए वाले पर। और बेटा आप इस बात को पाओगे कि सिरका तीव्र गति से बना है और अच्छा बना, ये भी पाओगे। ऐसा भी नहीं पाओगे कि सर जी ने कहा था यार ये तो गड़बड़ हो गया। तीव्र गति से भी बनेगा और अच्छा बनकर तैयार होगा। फिलहाल इनमें से जो 2 पदार्थ बने, एक पदार्थ को हम बेटा कहते हैं ग्लूकोज और एक पदार्थ को कहते हैं फ्रक्टोज। आपको पता है फ्रक्टोज जो है ये अब डिकम्पोज नहीं होगा। फ्रक्टोज जो है नॉर्मली इसका डिकम्पोजिशन होता भी नहीं, या नॉर्मली ये अब आगे अभिक्रिया नहीं करेगा। अभिक्रिया केवल कौन करेगा? ग्लूकोज। उठा लाओ भैया ग्लूकोज को, H12O6, इसको जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में रखोगे। ये भी एंजाइम है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है, और ये ग्लूकोज को चेंज कर देगा 2 भागों में, एक तो एथिल अल्कोहल में और दूसरा बदल देगा इसको कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये ग्लूकोज को 2 भागों में तोड़ देगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तुमको एक बात बताएं यार, गन्ने का रस जब ज्यादा पी लेता है आदमी सुस्त पड़ जाता है थोड़ा सा। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में भी ये रिएक्शन होती है, और बॉडी में रिएक्शन होकर वो क्या बनाता है उसका शरीर? एथिल अल्कोहल, जो शराब का प्रमुख हिस्सा है। और ये हिस्सा जब बनकर तैयार होता है आधे घंटे में, तब आदमी कहता है अब क्या है कि अब सोने का मन है भैया। तो ध्यान रखना इसको। और एक बात, जो C2H5OH बना है
ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। एक चीज और लिख दीजिए, माइकोडर्मा एसीटी। कहोगे सर जी ये क्या है? ये वो है नाइट्रोजन युक्त सूक्ष्म जीवाणु। भैया जैसे तुम लोगों का नाम है, इसका बेचारे का नाम है, क्या नाम है इसका? माइकोडर्मा एसीटी। ये उन सूक्ष्म बैक्टीरिया का नाम है जिन्होंने ये अभिक्रिया करवाई है, और अभिक्रिया कराते ही बनकर तैयार होता है CH3COOH प्लस जल। तो आपके जो घर में सिरका बनकर तैयार हुआ है, इसमें 7% से लेकर 10% तक एसिटिक एसिड है, बाकी 90% से लेकर 93% तक क्या है? जल। तो आपके यहाँ जो सिरका बनकर तैयार होता है उसमें एसिड की अमाउंट तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, 7% से 10%। बाकी टोटली पार्ट किसका होता है? जल का। और एक बात ध्यान रखो, सिरके से जो गंध आती है वो जानते हो कौन सी गैस की है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो बनी होगी। तुमने ढक्कन खोला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, आपने जिस भी गैस का अनुभव किया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो ध्यान रखना, सिरके से कौन सी गैस की गंध आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। इसको नोट करोगे और इसको तैयार भी करोगे बहुत अच्छे ढंग से। बाकी भैया कल पढ़ेंगे फिर।